मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप बीती। साहित्यकारों की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी जरूर आता है जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूल खुशी का अनुभव करता है। वो पत्रों के सागर में डूब जाता है और लहरों के साथ कल्पना के एक नए शिखर पर पहुंच जाता है। उस पल मैं भी कुछ हूं, यह महत्व महसूस होता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने सावन महीने में किया जब मुझे मेरी रचनाओं की प्रशंसाओं से भरा पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में दिल खोलकर मेरी कृतियों की तारीफें की गई थी। पत्र भेजने वाले खुद एक उत्तम कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर पत्रिकाओं में छपती थी। मैं उनका ये पत्र पढ़कर फूला नहीं समा रहा था। मैं खुशी के मारे उसी वक्त उस पत्र का जवाब लिखने बैठ गया था। उस उत्साह में मैंने जो कुछ भी पत्र में लिखा इस समय वो याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि उस पत्र में शुरू से अंत तक प्रेम भरे मीठे शब्द लिखे थे। हालांकि मैं कभी कविता नहीं लिखता था, लेकिन फिर भी मैं शब्दों को जितना सुंदर बना सकता था, मैंने उतना संवार दिया था। यहाँ तक कि पत्र लिखने के बाद जब मैंने उसे फिर से पढ़ा तो मुझे कविता बहुत पसंद आई। पूरा पत्र भाव से भरपूर था। 5वें दिन उसी कवि का एक और पत्र मुझे मिला। वो पहले वाले पत्र के मुकाबले और ज्यादा प्रभावी था। उसमें मुझे प्यारे भाया कहकर पुकारा गया था। साथ ही मेरी रचनाओं की एक सूची और प्रकाशकों के बारे में उनके नाम और पते पूछे गए थे। इसके साथ ही पत्र के अंत में ये भी कहा गया था कि मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है और आपकी लेखन को पढ़ना पसंद करती है। साथ ही पत्र में ये भी लिखा गया था कि मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी कोई फोटो है तो प्लीज भेज दीजिए। वहीं पत्र में मेरे जन्म स्थान और वंश की भी जानकारी पूछी गई थी। पत्र के उसके अंतिम खबर ने मुझे खुश कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी महिला ने अपने मुंह से मेरी तारीफ की थी और यह सुनने का मौका मुझे मिला था। ये सुनकर ऐसा लगा कि कोई मेरी बुरे कर्मों की तारीफ कर रहा है। उस दौरान तारीफ में जितने भी शब्द मुझे याद थे, उन सबको मैंने पत्र में लिख डाला और अपने परिवार और खानदान के विषय में ऐसा जिक्र किया कि जैसे किसी कवि ने भी कभी राजा का गुणगान नहीं किया हो। मेरे दादाजी एक जमींदार के यहाँ कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें मैंने रियासत का प्रबंधक बताया था। वहीं अपने क्लर्क पिता को मैंने दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष बताया। पत्र में किसानी को जमींदारी बताया था। इसके अलावा अपने लेखन की गिनती को तो बढ़ा न सका, लेकिन उनके महत्व को बड़े अच्छे से समझा दिया था। देखा जाए तो अपनी तारीफ करना एक सिरफिरापन है, लेकिन इशारों में ये काम आसानी से किया जा सकता है। खैर, पत्र खत्म हो चुका था और लेटर बॉक्स में पहुंच चुका था। इसके बाद हफ्ते तक कोई भी पत्र नहीं आया। मैंने पत्र में अपने हिसाब से अपनी पत्नी की तरफ से भी कुछ बातें लिखी थी। उम्मीद थी कि घनिष्ठता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वे मुझे मतलबी और सेंटिमेंटल न समझने लगा हो, इसलिए कोई पत्र नहीं लिखा हो। आश्विन के महीने का तीसरा पहर था। हर तरफ रामलीला का उत्साह था। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था, वहां ताश की बाजी चल रही थी। अचानक एक व्यक्ति वहां मेरे बारे में पूछते हुए व मेरा नाम लेते हुए वहां आया और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। मैं सोच में था कि आखिर कौन है ये आदमी और यहाँ कैसे आया। मेरे दोस्त लोग भी उन महाशय को देखकर इशारेबाजी करने लगे थे। मैंने विनम्रता के साथ उस महाशय का नाम पूछा। जवाब मिला, मेरा नाम उमापति नारायण है। मैं जवाब सुनते ही खुश होकर उनके गले लग गया। यह कोई और नहीं बल्कि वही कवि महोदय थे जिन्होंने मुझे पत्र भेजा था। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा, फिर पान और इलायची खिलाए और पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। उन्होंने जवाब दिया, घर चलिए फिर विस्तार से बताऊंगा। मैं आपके यहाँ से होकर आया हूँ, वहाँ मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं पूछता हुआ यहाँ आ गया। फिर मैं फौरन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनके कमरे से निकलते ही मेरे दोस्तों ने इशारे में मुझसे पूछा कि यह साहब कौन है। मैंने दोस्तों को बताया कि ये मेरे नए मित्र हैं। मित्र ने कहा कि थोड़ा सावधान रहिएगा, मुझे ये थोड़े उचक्के लग रहे हैं। मैंने कहा, आपका यह अनुमान गलत है। आप आदमी को हमेशा उसके कपड़ों से जज करते हैं, लेकिन इंसान वस्त्रों में नहीं बल्कि दिल में होता है। मित्र, खैर ये रहस्य की बात है, बाकी आप जाने, मैं आपको बस सावधान कर रहा हूँ। मैंने मित्र की बात पर कोई जवाब न दिया और उमापति जी को लेकर अपने घर आ गया।
मैंने उनके लिए बाजार से खाना मंगवाया। इस दौरान उन्होंने अपनी कई सारी कविताएं मुझे सुनाई। कविताएं सुनाते वक्त उनकी आवाज बहुत मनोहर और मीठी लग रही थी। हालांकि कविताएं तो मुझे समझ नहीं आईं, लेकिन मैंने उनकी कविताओं की तारीफ के पुल बांध दिए। मैं खुशी के मारे उनकी कविताओं की वाहवाही करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझसे बढ़कर कोई काव्य प्रेमी नहीं है। शाम के वक्त हम दोनों रामलीला देखने गए। वहां से लौटकर आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वह इस वक्त कानपुर जा रहे हैं, अपनी पत्नी को लेने के लिए। उनका मकान कानपुर में है। उन्होंने उस वक्त अपने विचार को साझा करते हुए बताया कि उनकी इच्छा मासिक पत्रिका निकालने की है। उन्होंने बताया कि प्रकाशक कविताओं के लिए 1000 रुपये देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वे कविताओं को पत्रिका में क्रमशः निकाले, फिर अपने ही पैसों से पुस्तकाकार प्रिंट करवाएं। उमापति ने ये भी बताया कि उनकी जमींदारी कानपुर शहर में है, लेकिन वो साहित्यिक जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें जमींदारी से नफरत है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी लड़कियों के एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका है। ये सारी बातें देर रात तक चलती रही। अधिकांश बातें उस दिन की याद नहीं है। हाँ, बस ये याद है कि हमने अपने भावी जिंदगी का एक प्रोग्राम बना लिया था। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को सराह रहा था कि घर बैठे बैठाए मुझे भगवान ने एक सच्चा दोस्त भेज दिया। हम लोगों को बात करते करते लगभग आधी रात यूं ही बीत गई थी। उन्हें अगले दिन सुबह 8 बजे निकलना था। जब मैं सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि उमापति जी जाने के लिए तैयार थे। बोले, इजाजत दीजिए, लौटते वक्त इधर से ही जाऊंगा। इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूँ, माफ करिएगा। जब कल मैं चला था तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। चलने की चिंता में पूरी रात जागना पड़ गया। गाड़ी में बैठते ही झपकियां आने लगी, तो मैंने कोट उतार दिया और फिर लेटा तो फौरन सो गया। मुगल सराय में आंख खुली तो देखा कि कोट गायब था। कोट को मैंने चारों तरफ ढूंढा, पता ही नहीं चला कि मेरा कोट किसी ने चोरी कर लिया है और मुझसे मदद की विनती करने लगा, लेकिन धोखे की चोट खाए बैठा मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर गया। दुविधा भरी स्थिति में उसने फिर आकाश को देखा और वहां से चला गया। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लगा, लेकिन जो मैंने निर्णय लिया था मैं उसी पर अड़ा रहा। मैंने मन में इस बात पर विचार करके संतोष कर लिया कि मैं कहाँ का ऐसा धनी हूँ जो पैसे बहाता रहूं। वो लड़का मेरे पास से आंखों में आंसू लेकर गया था तब कार्यालय के एक क्लर्क जिनका नाम पंडित पृथ्वीनाथ था। उन्होंने उसकी मदद कर दी। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे 15 रुपये दे दिए थे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मानो मेरे मन से कोई बोझ उतर गया हो। चलो अब वो बेचारा अच्छे से घर तो पहुंच ही जाएगा, ये सोचकर ही मुझे मुफ्त में ही संतोष मिल गया। लेकिन कुछ अपने किए पर भी मुझे शर्म आई। मैं बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, लेकिन आज अपनी ही जुबान से मुकर गया। 5वें दिन पैसे आ गए। मेरी आंखें खोल देने वाली यह यातना मुझे शायद ही कभी मिली थी। खैर, इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था, वरना मेरा घर में मुश्किल हो जाता। पूर्वकथित वृतांत को लिखकर मैंने पत्रिका में भेजवा दिया। मेरा मकसद बस इतना था कि मैं लोगों को धोखेबाजी के इस कुपरिणाम का संदेश दूं। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इसका मुझे कोई सीधा फल मिलेगा। फिर चौथे दिन 5 रुपये का मनी ऑर्डर मेरे पास पहुंचा। मैं उसे देखकर इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मनी ऑर्डर भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही महोदय थे, उमापति। भेजे गए कूपन पर सिर्फ क्षमा शब्द लिखा था। मैंने वो पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिए और वो कूपन दिखाया। पत्नी ने बड़े ही अनमने तरीके से मुझसे कहा कि इसे ले जाकर अपनी अलमारी में रख लो। तुम ऐसे लोभी किस्म के इंसान हो, मुझे नहीं मालूम था। कुछ पैसों के लिए इस तरह किसी के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। जब पढ़ा लिखा और विनयशील इंसान अपने वादे को पूरा न करे तो समझना चाहिए वो मजबूर है। विवश हुए इंसान को इस तरह बेइज्जत करना सही नहीं है। मैं इन पैसों को तब तक नहीं रखूंगी जब तक कि उमापति जी का कोई संदेश या पत्र नहीं आ जाता जिसमें उनके रुपए भेजने की देरी का कारण लिखा हो। हालांकि उस वक्त मैं ऐसी महान बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डूबे हुए रुपये मिल गए, मैं उसी खुशी से फूले नहीं समा रहा था।
कहानी से सीख। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को किसी के लिए भी तुरंत राय नहीं बना लेनी चाहिए।